आपने पीछे टॉपिक पढ़ा था पेरोल, यानी कि सैलरी रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। मैं एक बार पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ और इसमें एक पॉइंट और भी है अभी। जैसे कि यहाँ पर हमें एक सैलरी रिकॉर्ड दे रखा है बनाने के लिए, जिसमें हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा है, जिसमें उसका नेम, उनके डेजिग्नेशन और एक होता है बेसिक सैलरी, जिसके ऊपर कंपनी अपने सभी एम्प्लॉयज़ को कुछ अलाउंसेस भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है टीए, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, आने जाने का खर्चा। मैंने पिछले भी एक क्लास के अंदर ये बताया था वैसे लेक्चर आपको, और ये पीछे हमारा पहले हो चुका है काफ़ी दिन पहले, और इसमें एक पॉइंट और रह गया था हमारा, तो वो चीज़ मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ सैलरी का। अब इसमें हमारे पास यहाँ पर जितने भी अलाउंसेस होते हैं ना, ये सभी कैलकुलेट किए जाते हैं बेसिक इनकम के ऊपर। अब जैसे यहाँ पर बेसिक इनकम है हमारे पास C25 में, तो C25 का इनटू में 18% अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर। सेम वही डिस्काउंट में जो आपने फॉर्मूला लगाया था वही हमने यहाँ पर भी लगा दिया, सेम वैट के लिए, GST के लिए। और ऐसे यहाँ पर भी अब नेक्स्ट आ जाता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि HRA। अब सेकंड ऑप्शन है हमारे पास HRA का, यानी कि 22% निकालना है, तो किस पर निकाला जाएगा? बेसिक इनकम के ऊपर ही, हाउस रेंट अलाउंस। अब इसको निकालने के बाद फिर तीसरे नंबर पे अलाउंस हमारे पास यहाँ पर है मेडिकल अलाउंस, यानी कि MA, 16% निकालना है। अप्लाई कर दिया हमने। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इनटू में दिस? क्या ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या C25 इनटू में 16% ही लिखना पड़ेगा? नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं आजो सर अंदर बैठो, आजो, इधर है स्पेस है क्लास में, आज यहाँ पर भी स्पेस है सर, आज। अब अगर आपको मैं दो वैल्यू दूँ प्लस करने के लिए, 4 + 2 या 2 + 4, क्या आप नहीं कर पाएंगे ऐसे? यहाँ से कर सकते हैं ना ऐसे ही, तो सेम आप यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलास में आप ऐसे कर सकते हैं मोस्टली। तो आप चाहे पहले इसको टाइप करो C25 को, चाहे आप 16% पहले लिख दो, तब भी आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको उसी फॉर्मेट में करके दिखा रहा हूँ। आंसर आप देख सकते हैं 19-20 आ रहा है कैलकुलेट करने पर, इनटू में 16% आ गए यहाँ पर। अब इसके बाद आता है ग्रोस इनकम, यानी कि टोटल सैलरी। अब ग्रोस पे का मतलब यहाँ पर टोटल सैलरी होता है। तो यहाँ पे कैसे निकालना है? इन सभी को प्लस कर देंगे आपस में। बेसिक सैलरी में अलाउंसेस को मिलाकर जो सैलरी बनेगी वो हमारी टोटल इनकम होती है। और यहाँ पर अब इन सभी का अगर मैं टोटल निकालना है इन चारों सेल्स का, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, ग्रोस सेल पे क्लिक करके ऑटो सम ऑप्शन ऊपर दे भी रखा है राइट साइड कॉर्नर पे, या फिर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल भी प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पर आपने लेफ्ट ऑल्ट का यूज़ करना है। टैब बटन दबाया, सम हो गया सभी का। अब हम जो हमारी जो सैलरी होती है ना, अब उसके ऊपर हमें कुछ % टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे भी करना होता है। सो यहाँ पर जैसे अब हमें 11% टैक्स निकालना है, किसके ऊपर निकलेगा? टोटल इनकम पे निकालना पड़ेगा। इसमें अलाउंसेस निकाले जाते हैं बेसिक सैलरी पर, और जबकि टैक्स निकालते हैं हम ग्रोस इनकम के ऊपर। तो ग्रोस इनकम इनटू में 11% अप्लाई करा, टैप कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमने ना टैक्स निकाल तो लिया, फिर अगले कॉलम में कहता भाई नेट इनकम निकालनी है, नेट सैलरी निकालनी है, यानी कि तो वो कैसे होगी? अब हमारी सैलरी तो बनी थी ग्रोस इनकम 18,720, जिसमें से टैक्स को माइनस करके जो सैलरी बचेगी वो हमारी नेट सैलरी होगी, यानी जो हमें मिलती है। ऐसे ही इसके अंदर से PF भी माइनस हो जाएगा, अगर आपने PF का कॉलम भी क्रिएट कर रखा है तो। और मैंने यहाँ पर इन सभी सेल्स को सिलेक्ट किया एक साथ, पहले क्लिक दबाकर। सिलेक्शन के लिए क्या होता है कि आपने सेल पे माउस लेकर जाना है, देन क्लिक दबाकर सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, और कॉर्नर से डबल क्लिक करके फिल कर दिया। अब ये तो आ गई नेट सैलरी। अब इसके अंदर मैंने क्या करा,
सभी को सिलेक्ट करके एक साथ ड्रैग कर दिया। हाँ जी, आपने कुछ पूछा था? फॉर्मूला शो करने हैं? अभी कर देते हैं, एक मिनट। मैं यहाँ पर फॉर्मूला शो कर रहा हूँ, आपने नोट करने हो कर सकते हैं। ये लीजिए, नोट कर दो आप। शुरू कराइएगा जस्ट अभी पुराना टॉपिक कराया अभी। अंदर हो गया? लास्ट टाइम हमने जल्दी आने के लिए बोला था यार। हाँ जी, जल्दी 4:30 करें आगे। कर रहे हो, लिख रहे हो? ठीक है। जी, आगे है नेक्स्ट में। अब देखो, इससे नेक्स्ट टॉपिक में है, इसी का ही पार्ट है, सैलरी का ही। यहाँ पर हमने ना अभी तक जो डेटा कैलकुलेट किया ना सैलरी रिकॉर्ड में, इसमें हमने सब कुछ अभी सेपरेटली कैलकुलेट करा, जिसमें अब नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पर डेटा नीचे बना हुआ है ना, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ। ग्रोस पे का जो कॉलम है ना, हम चाहते हैं कि सैलरी में से ना ग्रोस इनकम का जो कॉलम है वो हटाना है। ग्रोस इनकम का कॉलम यहाँ से रिमूव करना है। मैं एक बार डेटा डिलीट कर देता हूँ कंप्लीट। आपने जैसे अब ये इतना रिकॉर्ड कर लिया, इतना बनाने के बाद ना आपने क्या करना है, यहाँ से एज इट इज़ कंप्लीट डेटा आपने कॉपी करना है और नीचे पेस्ट भी करना है। अब पेस्ट तो कर दिया अब हमने। अब इसमें से हम चाहते हैं कि जो नीचे सेकंड नंबर वाला रिकॉर्ड है, इसमें से ग्रोस इनकम का कॉलम हमें शो नहीं करना, बट टैक्स और नेट सैलरी तो निकालनी है ना। अब वो कैसे निकालोगे? इसको बिना इसका कॉलम बनाए बिना ही आपको कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है, आंसर आपका सेम आना चाहिए। अब आप फॉर्मूला यहाँ पर क्या करोगे? टैक्स निकालना है 11%, कैसे निकालेंगे बिना टोटल के? कोई आप में से कर पाए? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ हाँ, उसका 11% बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर हमने 11% जो ऊपर निकाला था टैक्स का, ये किसके ऊपर निकाला था? टोटल इनकम पे, यानी कि ग्रोस सैलरी पे। अब इसमें ऊपर वाले रिकॉर्ड में क्या था? टोटल सैलरी ना हमें गिवन है, ठीक है, अलग से सेल में हमने कैलकुलेट कर रखा है। सो हमने इसके अंदर ना टैक्स वाले कॉलम में दोबारा से कैलकुलेट नहीं किया, सीधा सेल का रेफरेंस लेकर इनटू में 11% कर दिया। जैसे यहाँ पर हमने क्या करा, पहले सम करके टोटल अलग से शो भी करा, फिर उसके सेल के ऊपर जो टोटल इनकम निकली, फिर इनटू में 11% अलग सेल में निकाल दिया। बट यहाँ पर तो हमें शो नहीं करना ना अलग से टोटल का कॉलम। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, सभी का सम करके एंटर कर दो। देखो इससे तो मैच हो रही है, बट हमें इसका क्या निकालना है? 18,720 का 11%। तो सेल को एडिट करेंगे और इसी के ही आगे मल्टीप्लाई बाय आप अप्लाई कर दो 11%। अब टैक्स निकाला जाता है टोटल पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले टोटल निकाल दो, फिर उसी के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई कर दो इनटू में 11%, या जितने भी परसेंट आपको कैलकुलेशन करनी है डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। अब ऐसे ही फिर आपको नेट सैलरी भी निकालनी है। अब जैसे आपने यहाँ पे टैक्स निकाला, जिसमें हमने पहले टोटल कैलकुलेट किया, देन इनटू में 11%। अब ऐसे ही अब आपने नेट सैलरी भी निकालनी है। अब नेट सैलरी कैसे बनी थी? टोटल में से टैक्स को माइनस करके। तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, सेम पैटर्न से करेंगे। पहले सभी का सम कर लो, टैक्स को मत इंक्लूड कर लेना सम के अंदर, क्योंकि टैक्स तो माइनस होगा किस में से? टोटल में से।
तो देखो पहले हमने टोटल तो निकाल लिया, अब इसी के जस्ट आगे माइनस में टैक्स का सेल एड्रेस दे दिया, एंटर कर देंगे, आंसर सेम मैच हो गया, ड्रैग कर देंगे यहाँ पर भी। इसको आपने नोट करना हो कर सकते हैं। सारे फॉर्मूले किस शो करेंगे? ये नहीं कराएंगे, उसके लिए फिर और कुछ भी करना पड़ेगा। करा लेना, डन करें आगे। आपने वैट पढ़ लिया था, वैट में मैंने नीचे से भी बता दिया था, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस स्टाइल बता दिया आपका, और आपका पॉपुलेशन भी हो चुका ना, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज वाले हो गए। ओके, आपकी क्लास में सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम भी हो गया और परसेंटेज भी हो चुका। इसके अलावा आपने लार्ज और स्मॉल फंक्शन पढ़ लिया? नो। अब देखिए लार्ज या स्मॉल जो फंक्शन है ना, मिनिमम और मैक्सिमम से थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने आपको जैसे पिछली क्लासेस के दौरान बताया कि अगर मुझे यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे यहाँ पर मैं मैक्सिमम मिनिमम को हटा के टाइप कर रहा हूँ लार्ज, स्मॉल। सो अब अगर मैं इसमें से ना, अब यहाँ पर जो हमारे पास रेंज है, अगर मुझे इसमें से ये चेक करना हो कि इसमें से सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो आप इजीली बता देंगे कि भाई 87 सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है इसके अंदर से। बट अगर क्वेश्चन में कभी भी यूँ कहता है ना कि फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू, अब इसमें तो मैंने कंडीशन रख दी कि लार्जेस्ट तो निकालनी है, बट सेकंड नंबर पर जो लार्जेस्ट वैल्यू ना वो प्रिंट करानी है। तो ऐसे में आपको मैक्सिमम फंक्शन का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। अब आप टाइप करेंगे लार्ज इज इक्वल टू लार्ज एंड रेंज कोमा में नंबर फॉर्मेट। अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 3, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर थर्ड नंबर पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है प्रिंट कर देगा। अब सबसे बड़ी वैल्यू है 87, देन उसके बाद 67 और तीसरे नंबर पे 57 है, सॉरी 56 नंबर है, तो आंसर में 56 कर देगा। सो जैसे आप फर्स्ट सेकंड या थर्ड निकालते हैं, अब सेकंड जो पोजीशन होती है वो किसकी होती है, फर्स्ट के बाद, यानी जिसकी फर्स्ट रैंक है उसके बाद सबसे हाईएस्ट नंबर जिसके भी है वो सेकंड रैंक काउंट। ऐसे यहाँ पर इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू लार्ज, और लार्ज का ये अपोजिट होता है स्मॉल। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा एंटर, तो देखो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट नंबर 67 प्रिंट हो गया। इसी का सेम इक्वल टू स्मॉल फंक्शन। सो पहले मैंने यहाँ पर रेंज दिया, डेटा एरे सेलेक्ट कर दिया, कोमा में यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 2। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर चेक करना है सेकंड नंबर पर। अब देखो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर रेंज में हमारे पास 34 है, और 34 के बाद में सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 54 है, तो आंसर में 54 प्रिंट कर देगा। टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू या थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू या स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो लार्ज या स्मॉल का यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में ओनली लार्जेस्ट कहता है ना, तब हम मैक्स का यूज़ करेंगे। अगर ऐसी कुछ कंडीशन कहता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तब आप लार्ज या स्मॉल का यूज़ करेंगे। और मैंने एक असाइनमेंट में दे भी रखा है सेकंड लार्जेस्ट, और एक में दे रखा है थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। एंटर कर देंगे आप। नेक्स्ट, आपका रोमन हो चुका, आपकी क्लास में रोमन भी हो गया। रोमन के बाद आता है फिर एक कॉनकैटिनेट फंक्शन। फंक्शन का नाम है कॉनकैटिनेट। ये ऐसा फंक्शन जिसका यूज़ हम सेल डेटास को मर्ज करने के लिए करते हैं।
मल्टीपल सेल डेटास को मर्ज करना हो, यानी एक ही सेल में लेकर आना है। तो कैसे करना है, इसके लिए यहाँ पर मैंने टाइप किया टेक्स्ट 1 और नेक्स्ट सेल में लिख दिया मैंने टेक्स्ट 2 और थर्ड में लिखा कॉनकैटिनेट टेक्स्ट। अब यहाँ पर फर्स्ट सेल में मैं नेम लिखता हूँ रवि और टेक्स्ट 2 में लिख दिया टेक्स्ट, और उसके बाद अब मुझे यहाँ पर ना दोनों सेल्स का कंटेंट एक साथ मर्ज करना है। ऐसे में आप टेक्स्ट 3 टेक्स्ट 4 भी ले सकते हैं, चाहे कितने भी सेल्स का टेक्स्ट आपको चाहिए हो। आपको यहाँ पर जस्ट एक फंक्शन यूज़ करना है इक्वल टू कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है मर्ज करना, कॉनकैटिनेट का मतलब मर्ज करना होता है। सो यहाँ पर हमने जिस भी टेक्स्ट को मर्ज करना है जिस भी अनदर टेक्स्ट के साथ में, सेल बाय सेल मेथड से आपको यहाँ पर रेंज देनी है। अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल सेल्स हो, ठीक है, 5-10 सेल्स हैं और आपको सभी का सेल रेफरेंस लिखना है ना, आप रेंज नहीं लिख सकते कि फर्स्ट सेल एड्रेस कोलन में लास्ट, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना ये एक टेक्स्ट फंक्शन है। और अगर आप इसके अंदर क्या करते हैं, देखो मैंने दोनों का सेल रेंज लिया, फर्स्ट सेल एड्रेस कोलन में लास्ट ले लिया, एंटर करेंगे आंसर नहीं आएगा। आपने इस फंक्शन के अंदर कोलन का साइन नहीं लिखना, कोमा लगाना पड़ेगा, सेपरेटर चाहिए होगा इसके लिए। चाहे कितने भी नंबर ऑफ सेल्स हो यहाँ पर आप रेंज नहीं लिख सकते, इसके लिए आपको सेल बाय सेल ही मेंशन करना पड़ेगा उन सभी सेल्स का रेफरेंस जिसका भी आपने यहाँ पर एड्रेस देना, जिसको भी आपने मर्ज करना। अब ये तो इसका एक सिंपल यूज़ हुआ, इसका एक डिफरेंट यूज़ बता रहा हूँ, सेकेंड यूज़। अगर आप इस मेथड से करेंगे ना, एंटर करने पर मर्ज तो करा गया टेक्स्ट, बट बीच में क्या हुआ, स्पेस नहीं आएगा। अब इसके लिए ना स्पेस के लिए हम एक अलग से एक और बीच में ना एक और ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है। वो क्या है, अब जैसे टेक्स्ट 1 को हमने क्या करा, सेल एड्रेस से पिक करा और टेक्स्ट 2 को भी सेल एड्रेस उठाया। अब दोनों के बीच में ना आपने कोमा के बाद में एक डबल कोट का साइन लगाना है और स्पेस देकर डबल कोट बंद करना है। अगर आप खाली बीच में स्पेस दे रहे हैं ना, देखो मैंने सेल एड्रेस से पहले स्पेस दे दिया, एंटर दबाएंगे कुछ भी नहीं होगा। कि अगर आप यहाँ पर स्पेस लेकर आना चाह रहे हैं और आपने अगर सेल के अंदर अगर कहीं पे भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया ना, तो वो स्पेस डायरेक्टली काम नहीं करेगा। अब हम चाहते हैं स्पेस को तो प्रिंट कराना है रवि के बाद में, टेक्स्ट 1 के बाद में, तो रवि के बाद कोमा लगाने के बाद ना डबल कोट्स का साइन भी लगाएंगे और फिर स्पेस देके डबल कोट्स बंद करके फिर कोमा। अब टेक्स्ट 1 को हमने सेल रेफरेंस लिया, अब ये एज ए टेक्स्ट 2 रीड करेगा, फिर इसको स्पेस को कंसीडर करेगा, टेक्स्ट 2 माना जाएगा भी। और फिर कोमा में टेक्स्ट 3 को हमने सेल रेफरेंस से पिक करा, F5 से एंटर। अब यहाँ पर आपका स्पेस भी आएगा और आपने इस मेथड का यूज़ करना है इसके लिए, स्पेस बार के लिए। इस फंक्शन का यूज़ कुछ इस फॉर्मेट में किया जाता है, टेक्स्ट 1 कोमा में फिर कोट्स में आपको स्पेस बार भी देना है, फिर टेक्स्ट 2 नेक्स्ट करते जाएंगे। ऐसे आप 3 टेक्स्ट लेकर कर सकते हैं और सभी के बीच में आपको सेम डबल कोट साइन में स्पेस बार भी देना है, एंटर कर दिया। आगे आता है कॉनकैटिनेट के बाद रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन हमने यहाँ पर टाइप करा रिपीट, REPT रिपीट के नाम से, जिसमें मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है ना रवि, मुझे नेक्स्ट सेल के अंदर 3 बार लिखा हुआ चाहिए या 5 बार या 10 बार। तो आप यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ करेंगे इज इक्वल टू रिपीट फंक्शन के लिए REPT टाइप करेंगे। देन अब यहाँ पर आपको सबसे पहले उस सेल का रेफरेंस देना है जिसमें आपने टेक्स्ट लिख रखा है। तो पहले तो हम लिखेंगे टेक्स्ट सेल एड्रेस, कोमा में नंबर टाइम्स का मतलब कितने टाइम्स आपको प्रिंट कराना है। अब हम चाहते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे 5 बार लिखा हुआ आ जाए, तो यहाँ पे कोमा में 5 लिख दो, एंटर कर देंगे। पिछले फंक्शन में कॉनकैटिनेट के अंदर ना हमने कोट्स का साइन देकर स्पेस तो प्रिंट करा दिया, पर यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा स्पेस प्रिंट कराने का। यहाँ पर वो मेथड काम नहीं करता और ना ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल सेल का डेटा प्रिंट कराता है सिर्फ।
इक्वल टू REPT रिपीट फंक्शन एंड टेक्स्ट सेल एड्रेस कोमा में नंबर ऑफ टाइम्स, जितने भी टाइम आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं अप्लाई कर देंगे। नाउ फंक्शन हो चुका आपका, नाउ नाउ टुडे हो गया। हो गया, नहीं है सर, इतना ही है। नाउ और टुडे। अच्छा, और इसके अलावा जिन्होंने नहीं किया है एक बार बता देता हूँ। नाउ फंक्शन एक होता है नाउ और दूसरा है टुडे। मुझे यहाँ पर ना करंट डेट इंसर्ट करनी है। टू इंसर्ट द करंट डेट यूजिंग फंक्शन, अगर आपको एक फंक्शन की हेल्प से डेट प्रिंट करानी हो तो यहाँ पर आपने टुडे फंक्शन लिखना, और जब आप फंक्शन का यूज़ करेंगे ना नीचे डेफिनेशन में भी शो करेगा कि इस फंक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं, कि अगर आप भूल भी जाएं तो नीचे शो करता है सभी फंक्शंस के अंदर कि उसका यूज़ जस्ट आपको ब्रैकेट ओपन करके क्लोज करनी है और एंटर, डेट प्रिंट कर देगा। इसी का सेम कुछ इज इक्वल टू नाउ फंक्शन कहाँ पर यूज़ करते हैं? टू इंसर्ट द करंट डेट और टाइम, दोनों के लिए करते हैं। अगर आपको डेट और टाइम दोनों चीज़ें चाहिए हो तो आप नाउ का यूज़ कर सकते हैं, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आप इसके अंदर ना एडिटिंग नहीं कर सकते। मींस अगर आपको यहाँ पर डेट चाहिए 18 तारीख या 2025 करना है या 2020 करना है तो डबल क्लिक करने पर आपको तो फंक्शन दिखाएगा, ये एडिटेबल नहीं होती, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ये सिस्टम फॉर्मेट पर डिपेंड होता है, सिस्टम फॉर्मेट से लिंक होकर आती है ये डेट। इन दोनों फंक्शन से जो डेट या टाइम इंसर्ट होती है वो आपके सिस्टम फॉर्मेट वाला इंसर्ट होता है जो आपका चल रहा होगा। सो अगर आपके सिस्टम में अगर रोंग है डेट एंड टाइम तो आपको रोंग ही दिखाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में है, मैंने यहाँ पर टाइप की एक सेल के अंदर डेट, मुझे यहाँ पर एक डेट लिखनी है आज की। इंसर्ट द करंट डेट यूजिंग शॉर्टकट कमांड। इससे पहले जो भी हमने डेट पढ़ी थी ना वो एक फंक्शन के थ्रू थी जो एडिटेबल नहीं है, आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते किसी भी तरीके की। और जब भी आप इस फाइल को अब ओपन करेंगे ना, अब हम नेक्स्ट डे आके ओपन करते हैं तो नेक्स्ट डे की ही डेट मिलेगी, हमेशा एक्टिव मिलती है, हमेशा लेटेस्ट अपडेटेड करंट डेट एंड टाइम दिखाएगा जिस भी दिन आप ओपन करेंगे। और एक होता है यूजिंग शॉर्टकट कमांड, अगर आपने डेट लिखनी हो जिसमें आप चेंजेस भी कर सकें, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में सेमी कोलन प्रेस कर देना। मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस में सेमी कोलन प्रेस किया टू इंसर्ट द करंट डेट, तो यहाँ पर डेट हो गई इंसर्ट। अब ये ना लिखी हुई आई है, ये जो इंसर्ट किया ना हमने डेट शॉर्टकट के थ्रू, आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, चाहे डबल क्लिक करके 5 कर दो, देखो चेंजेस हो रहा है। तो पिछले वाले पार्ट में हम नहीं कर सकते थे, इसमें आप कर सकते हैं। मैंने कीबोर्ड से कमांड प्रेस किया कंट्रोल प्लस में ये सेमी कोलन का जो साइन है ये वाला, ठीक है, करंट डेट इंसर्ट करने के लिए। अगर आपने कोलन प्रेस कर दिया तो टाइम इंसर्ट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका होम टैब में कंप्लीट देख लेते हैं, अगर कुछ रह गया है। ये आपका होम कंप्लीट करा दिया। डेट का फॉर्मेट ये वाला ठीक करना बताना है, नहीं हुआ चलिए डेट फॉर्मेटिंग कराते हैं आपको कि डेट फॉर्मेटिंग कैसे सेट करते हैं। हुआ था सभी का वैसे? नो। मैंने एक सेल में ना डेट का कॉलम क्रिएट किया जिसमें मैंने कुछ डेट्स लिखनी है। मैं आपको असाइनमेंट भी दिखा देता हूँ, एक इसी बहाने आपका एक असाइनमेंट कवर हो जाएगा। मेरा नंबर देखते हैं।
असाइनमेंट नंबर एक 13 है। इसमें आपको ना डेट का फॉर्मेट दे रखा है टाइप करने के लिए। इसके ऊपर जो थोड़ा सा ध्यान से देखना, जब भी आप डेट के ऊपर काम कर रहे हो ना, इसके ऊपर थोड़ा सा केयरफुली काम करना पड़ता है। मीन्स किस वे में मैं कहना चाह रहा हूँ। अब हमारे पास फर्स्ट डेट क्या दे रखी है, 2/4/2000 का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 का मतलब डेट है या मंथ है। यहाँ पे हमेशा आपको पहले ना डेट लिखी हुई मिलती है असाइनमेंट के अंदर, और फिर सेकंड वैल्यू जो होती है ना वो आपकी मंथ की होती है, और थर्ड आपको पता ही है ईयर, क्योंकि 4 डिजिट्स में है। तो यहाँ पे 2/4/2000 लिखना है, आपने एक डेट एंटर करनी है अपने सिस्टम में। अब आपने डेट तो पढ़ ली 2/4/2000, जब आप कंप्यूटर में एंटर करोगे ना, एंटर करने से पहले एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है, अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम फॉर्मेट जरूर चेक कर लेना नीचे। अब आप अपने कंप्यूटर में ये चीज़ चेक करेंगे सबसे लास्ट में नीचे टास्क बार विंडो में, कि यहाँ पर आपको पहले डेट दिखा रहा है या मंथ दिखा रहा है। मेरे सिस्टम में क्या मिल रहा है, यहाँ पर डेट है ना। अब इसको देख के फिर आपने एंट्री करनी है डेट की। मीन्स मेरे सिस्टम में अभी मुझे दिखा रहा है डेट की वैल्यू आगे दिखा रहा है, इसमें 17 तारीख है, 17 पहले दिखा रहा है ना कि 6 पहले दिखा रहा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर जो असाइनमेंट के अंदर मुझे डेट लिखने के लिए बोली है ना 2/4/2000 लिखने के लिए, तो मैं यहाँ पर 2 को पहले लिख दूंगा। अगर मेरे कंप्यूटर में ना पहले अगर मंथ की वैल्यू लिखी होती ना नीचे कंप्यूटर सिस्टम में, तो ध्यान रखना आप 2/4/2000 नहीं लिख सकते अपने कंप्यूटर के अंदर, आपकी सारी डेट गलत हो जाएंगी इस हिसाब से। अगर आपके सिस्टम में नीचे सिस्टम फॉर्मेट के अंदर अगर पहले मंथ की वैल्यू दिखा रहा है, तो आप मंथ की वैल्यू अपने असाइनमेंट में टाइप करेंगे, नहीं तो सारी डेट्स आपकी गलत हो जाएंगी, ध्यान रखना। और ये चीज़ आपने करके भी देखनी है। अंदर कुछ सिस्टम्स में डेट पहले है तो कुछ में मंथ पहले है। इस चीज़ के ऊपर आप परफेक्टली करके देख भी सकते हो अपनी प्रैक्टिस, वरना डेट एंड टाइम पे ना बहुत सारे बच्चों के गलत हो जाते हैं ऑप्शंस और चेंज नहीं कर पाते हैं। असाइनमेंट में कैसे, अब ये असाइनमेंट है आपके सामने, ये असाइनमेंट आ रखा है, पहले आपको पहले डेट दे रखी है 2/4/2000। अब आप सिस्टम के हिसाब से टाइप कर दो उसको बस। अगर कंप्यूटर में आपके मंथ पहले तो मंथ की वैल्यू को पहले उठा लेना, बस सिर्फ इतना सा करना है और कुछ भी नहीं करने की नीड आपको। और इतनी सी छोटी सी चीज़ में ना कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है बहुत से बच्चों को। एक छोटी सी चीज़ है देखो समझने वाली, सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है डेट को लिखते समय, अगर आपके कंप्यूटर में नीचे पहले मंथ है तो बस मंथ की वैल्यू को पहले लिख दो बस। बाकी आप सेम वैसे चलने दो पैटर्न। अब उसको गलत मत समझ के चलो कि भाई ये तो हमने ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे गलत हो जाएगा। एक्स्ट्रा माइंड यूज़ नहीं करना उस चीज़ को लेकर। असाइनमेंट में कैसे पता चलेगा सर जो वो हमेशा ऐसे ही आता है 2/4/2000, पहले हमेशा डेट फिर मंथ फिर ईयर ही दिखाता है हमेशा। आपको हमेशा एग्ज़ाम में कभी भी पहले मंथ नहीं दिखाया होता। अगर मंथ दिखा रखा है ना तो मंथ आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाएगा, ना कि न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आएगा। ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अदरवाइज़ क्या होता है, हम इंडियन फॉर्मेट के हिसाब से चलते हैं तो पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। तो हम इंडिया फॉर्मेट से ही यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको 2/4/2000 मैंने लिखा एंटर करने पर। अब मेरे कंप्यूटर में तो पहले डेट ही दिखा रहा है ना नीचे, तो मैंने डेट को ही लिखा 2 को। पर अगर आपके कंप्यूटर में मंथ दिखा रहा होता तो मैं 2 को नहीं पहले 4 को लिखता, फिर 2 को, फिर 2000 लिखता। और इसके बाद मुझे जितनी भी डेट्स लिखनी है यहाँ से देखकर टाइप कर देंगे। अब फिर 6/5/2003 है तो देखो मैंने 6/5 खाली अगर 03 भी लिखते हैं तो 2003 बन जाएगा अपने आप। इसके बाद मैंने 2 ही डेट लिखी है, सिर्फ दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पूरी लिखनी है पर सारी चेंज करने के लिए। अब देखो आपको डेट तो लिखने के लिए बोल दी कि आपने 4-5 डेट्स लिखनी है, और लिखने के बाद क्वेश्चन में यूँ कह रहा है कि भाई हिंट के अंदर बता रखा है जो आपने डेट्स एंटर करी है ना रिकॉर्ड में, अब आपने इस डेट ऑफ बर्थ कॉलम के अंदर डेट का फॉर्मेट है ना जो कुछ इस तरह के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, जिसमें क्या लिखा हुआ जो मंथ की वैल्यू है ना वो आपको टेक्स्ट की फॉर्म में लेकर आनी है, यानी कि मार्च MAR इस तरह के फॉर्मेट में, ना कि न्यूमेरिकल कंटेंट में शो करना है। और पहले आपकी डेट है, फिर हाइफन है, फिर आपका मार्च महीना है,
शॉर्ट फॉर्म में मंथ का नेम है, फिर कोमा दे के स्पेस भी है बीच में, फिर ईयर दे रखा है। सो अगर आपने कभी भी अपने कंप्यूटर में यहाँ पर डेट का फॉर्मेट बदलना हो तो डेट फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, सिलेक्ट कर ली मैंने डेट्स, देन यहाँ से आप नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करके कॉर्नर से शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+1 फॉर्मेट सेल्स की कमांड, यहाँ पर जैसे ही कॉर्नर पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल विंडो आ गई, जिसमें आपको डेट के ना कुछ प्रीसेट स्टाइल भी मिलेंगे बने बनाए, पर हम इनका यूज़ नहीं करना, आज तक मैच ही नहीं हुए। जब भी किसी फॉर्मेट में आपको एग्ज़ाम में बोलता है ना, आज तक कभी भी मैच नहीं हुआ ये ऑप्शन। जो आपको फ्री यहाँ पे प्री सेट सैंपल मिलते हैं ना, इसके अंदर से कभी भी मैचिंग नहीं होती, तो हमें हर बार कस्टमाइज़ करना पड़ता है। अब इसको कस्टम पे क्लिक करके आपने इसको कैसे कस्टमाइज़ करना है, यहाँ पर जैसे ही पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले डेट को सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे कॉर्नर से नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर दो या Ctrl+1 दबा दो। उसके बाद आपने यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करना है, कस्टम पे क्लिक करके आपने यहाँ पर देखा, आप देखो DDMMYY लिखा हुआ है। अब DD का मतलब यहाँ पर डेट से है और MM यानी मंथ और YY ईयर के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ईयर है ना जो, वो भी आपको शॉर्ट फॉर्म में चाहिए, 2023 नहीं खाली 23 आ जाए, तो यहाँ से आप ना 2Y हटा देना। ऊपर स्क्रीन पर ना सैंपल में प्रीव्यू भी शो करेगा, देखो 2Y हटाने पर खाली 00 आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट डेट क्या आपकी 2000 है, तो खाली 0 एंटर कर दिया, हो गया। यहाँ पर मैंने एडिटिंग भी कर दी, 01 कर दिया तो 01 आ जाएगा। फिर से मैंने Ctrl+1 दबाया, शॉर्टकट कमांड, सिलेक्ट तो है ही डेट। इसके बाद हमने क्या करा, MM सेकेंड नंबर पे क्या है, MM लिखा हुआ है, 2 M लिखे हुए हैं। अगर मैं इसमें से 1 M हटा देता हूँ तो डिफरेंस पता है क्या होगा, मंथ की जो वैल्यू है ना, उससे पहले देखो 0 लगी हुई है, 0 हट जाएगी 1 M लगाने पर। ऐसे ही अगर आप डेट में भी अगर DD के अंदर 1 D हटा देंगे तो आपको डेट से पहले भी 0 शो नहीं करेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि डेट में डेट वैल्यू के अंदर 0 दिखाए, मंथ में मंथ वैल्यू के आगे 0 दिखा दे, और 0 कहाँ से कहाँ तक लगा सकते हैं, सिर्फ 1 से 9 तक की वैल्यू में, उसके बाद तो लगाते ही नहीं 0, सिर्फ 09 तक ही यूज़ करते हैं ना, उसके बाद तो 10 आ जाता है, 2 डिजिट्स हो जाते हैं और 0 का यूज़ नहीं करते। अब कई बार बच्चे के माइंड में कन्फ्यूज़न ये होती है कि भाई अब अगर 10 लिखा हुआ आ गया महीना और हमने 1 M लिख दिया तो 1 कट जाएगा, फिर ये 0 महीना होगा। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 2 डिजिट का मंथ है ना, 10वां महीना 11वां, तो वो पूरा ही दिखाएगा सिंगल में भी, वो बस 0 के लिए होता है यूज़। सेकंड M जो होता है या सेकंड D, वो 1 से 9 तक की वैल्यू के 0 में आगे प्रिंट करने के लिए होता है बस। तो 0 फॉर्म में अगर चाहिए तब हम एक्सा यहाँ पर यूज़ करते हैं। मैंने फिर से क्या करा, D भी लगा दिया और MM भी क्या करा, 3 कर दिया। आप देख सकते हैं मंथ का नाम दिखा रहे हैं यहाँ पर, APR आ गया उसके अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देखो 3 बार M करने पर मंथ का नेम शो हो गया शॉर्ट फॉर्म के अंदर, और 4 बार M लगाने पे कंप्लीट टेक्स्ट आ जाएगा। और ऐसे सेम ईयर भी मैंने 4 बार ही कर दिया YY, और बीच में हम चाहते हैं कि कोमा भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए मंथ के बाद में, तो हाइफन हटा दो, कोमा देके स्पेस। मैं इसको स्क्रीन पे लिख भी देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा। आई थिंक इतनी दूर से शायद ना भी शो रहा हो आपको। ओके करने पर देखो मैंने ये चीज़ लिखी थी, सेम आपको शो करते हैं स्क्रीन पर असाइनमेंट में। ये फॉर्मेट था, मैच कर गया। अब इसमें DD फिर हाइफन फिर 3 बार M, शॉर्ट फॉर्म में मंथ का नेम है, फिर कोमा देके ईयर्स, स्पेस बार दे। डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं आप, अगर इसको डायरेक्ट लिखते हैं ना, अब इसको वो डेट पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं कह सकते, और एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं करेगा ये भी नहीं पता, कभी कर लेगा तो कभी नहीं करेगा, और ये भी इसका भी कुछ श्योरिटी नहीं है। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ जैसे वो बीच वाले ना था, मैं समझ गया कि आप चाह रहे हैं कि अगर आप सीधा 05 MAR कोमा स्पेस 2025 ऐसे टाइप कर यूँ,
वैसे लिखो इन्हें, जैसे 5-1-24। 5-1-24। हाँ, ये क्वेश्चन में तो अपना अपना तो ये दे रखी हाँ है। जी। चेंज अपन वो करनी है, चेंज वो करनी ये लिखने है। की जगह पर सीधी वही कर देना। ये मैंने टाइप करी, हाँ, ये टाइप करने की वजह पर सीधी वो टाइप कर देना, जो सीधी वो टाइप जो कर बनाना दें। है। हमें इस वाले फॉर्मेट में लेकर आना है ना। हाँ हाँ तो यही तो चीज़ मैंने अभी बताई कि भाई मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ कि भाई स्टार्टिंग में 02, फिर हाइफन APR, फिर कोमा में स्पेस है, एंटर कर रहा हूँ। एंटर किया तो देख रहे हो यहाँ पर क्या फॉर्मेट एक्सेप्ट किया उसने, जो उसके सिस्टम फॉर्मेट में है। जो हमने एंटर किया वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये चीज़ है। और कई बार तो आपकी डेट जब आप ऐसा से मैनुअल एंटर करेंगे ना, कई बार तो वो डेट उसको पढ़ता ही नहीं है। अगर डेट आपके राइट में जा रही है ना, तब तो मतलब उसको डेट रीड कर रहा है। अगर डेट आपकी लेफ्ट में चलेगी ना, कुछ उल्टा सीधा ऐसा फॉर्मेट में आपने मैनुअली तरीके से किया, तो समझ लेना वो डेट उसने पढ़ी नहीं, उसको डेट मानेगा ही नहीं, गलत है मतलब वो फॉर्मेट। और कभी भी आप डेट को ना कभी भी डॉट लगा के मैनुअली तरीके से मत लिखना। यानी अगर मुझे यहाँ पर एक डेट लिखनी है 1 अप्रैल 2024, लेफ्ट में आप देखो डेट, अब ये इसको डेट मान ही देगा, चेक भी करा देता हूँ। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट वाली डेट लिखी है, एक और लिख रहा हूँ 5 डॉट मुझे ना डिफरेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन 2 डेट्स। मैं माइनस कर रहा हूँ। जब भी किसी 2 डेट्स को हम आपस में माइनस करते हैं ना, तो डेज डिफरेंस निकल कर आता है। एंटर कर रहे हैं, आंसर ही नहीं आ रहा क्योंकि डॉट लगा रखा है। और अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको डॉट लिखी हुई दिखा देना डेट के अंदर, आपने सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट सेल पे जाओ, यहाँ पे जो चीज़ आपको चाहिए ना, कोमा चाहिए, स्पेस, हाइफन, स्लैश, वो इसमें जाके आपको करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। सब कुछ यहाँ पे लगा सकते हैं। लीजिए मैं डॉट लगा के दिखा देता हूँ, चाहे बीच में कुछ भी दे दो, चाहे आप अपना साथ में नाम भी लिख सकते हैं। लिख दिया मैंने। डेट देख रहे हो, मैं थोड़ी विड्थ बढ़ा रहा हूँ, कहाँ पे है, राइट में है। मैं इनको माइनस कर रहा हूँ आपस में, दिस माइनस में प्रीवियस, आंसर निकल कर आ रहा है 764। सेल का फॉर्मेट बदलना है आपने, मैन्युअली एंटर नहीं कर सकते आप डेट का फॉर्मेट, गलत हो जाएगा आपका। अगर आपको मंथ फॉर्मेट शॉर्ट में चाहिए तो 3 है, 4 चाहिए तो 4 लगा दो, कंप्लीट फॉर्म में चाहिए डॉट, कोमा, स्पेस, हाइफन, स्लैश, जो भी सिंबल चाहिए डेट में कस्टम पे जाके करना पड़ेगा, खुद से नहीं कर सकते, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फिर अदरवाइज। यस, नेक्स्ट कोई। आपने इफ़ कंडीशन भी पढ़ ली थी, नेस्टेड इफ़ भी पढ़ ली थी, आपके बैच में हो चुकी थी ना इफ़ के बाद, जिसमें मल्टीपल इफ़ कंडीशंस यूज़ होती हैं। इस बैच में नहीं, जिसमें 3-4 इफ़ कंडीशन लगाई नहीं हुई आपके बैच में। अच्छा सर ये जो परसेंटेज जैसा इसमें यूजुअली दे रखा है कितने परसेंट करनी है, कौन सा असाइनमेंट क्या करना है, क्या करना है, परसेंटेज। आप 100 का रेशियो लेके चलेंगे, जब भी नहीं बताता तो 100 का रेशियो हमेशा, अदरवाइज बताएगा। अगर 100 से कम या ज़्यादा होता है तो हमेशा डिफाइन होता है, उसमें ज़रूर बताता है, नहीं तो हमेशा 100 लेकर तो हम 100 मान के बिल्कुल। यस, तो वो इज इक्वल टू परसेंटेज इनटू टोटल क्या करेंगे फिर? आपने अभी तक ये भी नहीं करे, बेसिक फंक्शंस भी सारे कर लिए, मैं इसमें पहुंच गया, चेक कराऊंगा, चेक करें। हाँ जी, आपका ये होम टैब आई थिंक कंप्लीट हो गया था क्या? इसमें रैप्टेक्स, मर्जिंग, अलाइनमेंट्स, ओरिएंटेशंस सब हो गया। इंक्रीज, डिक्रीज, डेसिमल, 1000 सेपरेटर,
परसेंटेज सिंबल का यूज़, करेंसी सिंबल। ऐसे इसमें आपका एक फ्रैक्शन का यूज़, फ्रैक्शन नो फ्रैक्शन बताते हैं। इफ नेस्टेड इफ आपकी कल की क्लास में कराएंगे। फ्रैक्शन में क्या रहता है कि मैंने यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट किया फ्रैक्शन के नाम से। मुझे यहाँ पर एक फ्रैक्शन में टाइप करना है 1/2, एंटर कर रहा हूँ। आपको अगर एक कॉलम मैं आपको शो भी कर देता हूँ असाइनमेंट के अंदर। असाइनमेंट नंबर 25 में आपको एक कॉलम क्रिएट करने के लिए बोला हुआ है फ्रैक्शन के नाम से, जिसमें आपको 1/2, 2/3, 3/4 कुछ वैल्यूज़ लिखने के लिए बोली है। यहाँ पर जैसे ही आप कोई भी 2 डिजिट्स जब स्लैश लगाकर लिखते हैं ना, एंटर करते वो डेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम एंटर कर रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा होगा चाहे वर्जन कोई भी हो, बट हमें तो 1/2 ही प्रिंट कराना है। तो आप रेंज को पहले सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे जनरल ऑप्शंस में जाकर इसको आप कर देना फ्रैक्शन। उसके बाद ही आप इसके अंदर प्रिंट करा सकते हैं 1/2, 2/3, कुछ इस तरह टेक्स्ट करके भी तो करवा सकते हैं। करा सकते हैं बिल्कुल। कन्वर्ट फंक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्ट फंक्शन। कन्वर्ट के लिए हमने यहाँ पर एक वैल्यू लिखी वेट इन किलोग्राम्स, और सेकंड मैंने लिखी वेट इन ग्राम्स। हमारे पास एक वैल्यू है वेट की और दूसरी वैल्यू है ग्राम के अंदर। मैंने अभी सिर्फ 2 ही सेल में यहाँ पे वैल्यू लिखी, एक में 70 और सेकंड में 15। अगर मुझे 70 वैल्यू को, 70 क्या किलोग्राम्स में वेट है, हमें इस वेट को ना ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे? इक्वल टू, सिंपल एक तरीका। अब कैसे निकालते हैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए? 1000 से गुना कर देते हैं। अब आप 1000 से गुना तो कर देंगे। ये असाइनमेंट आप देख रहे हैं ना 25 ही इसी का ही पार्ट है इसके अंदर। यहाँ पर आपको बोला क्या कि भाई वेट को कन्वर्ट करना है आपने ग्राम्स के अंदर इनटू न्यू कॉलम बिफोर वेट कॉलम। वेट के कॉलम से पहले आपने कॉलम नया बनाना है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रखा कि एक फंक्शन के थ्रू निकालना है। तो इस रिकॉर्ड में तो आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं जैसा मैंने यहाँ पे अभी लिखा। पर बात यह आती है कि अगर हमें एक फंक्शन के थ्रू निकालने के लिए कह दिया जा रही तो इसके लिए एक फंक्शन होता है इक्वल टू कन्वर्ट फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जिसका यूज़ हम मेजरमेंट्स यूनिट पर कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। कन्वर्ट फंक्शन का यूज़ हम मेजरमेंट यूनिट्स पर कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। अब इसके अंदर हमें किस टाइप की मेजरमेंट यूनिट पे काम करना है? किलोग्राम्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है। अगर या आपने डेज को मिनट में, कि आपने काउंट करना है कि 12 घंटे का मतलब कितने सेकंड्स या कितने मिनट, या एक साल में कितने घंटे या मिनट होते हैं या कितने सेकंड होते हैं, या आपने किलोमीटर्स को मीटर में या इंचेस को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, यार्ड्स में, इंचेस में, कोई भी कैलकुलेशन आप करा सकते हैं। तो इसके लिए आपने जब कन्वर्ट फंक्शन लिखा ना, अभी तक मैंने आपको जितने भी फॉर्मूलास पढ़ाए और उसमें एक ऑप्शन पहले दिन भी बताया था एक्सेल की क्लास में, फॉर्मूला चाहे स्मॉल लेटर में हो या कैपिटल कैसे भी लिख दो मैटर नहीं रखता, बट वो सेम चीज़ अप्लाई इस फंक्शन पे भी होगी, बट एक चीज़ को छोड़कर, मेजरमेंट यूनिट को छोड़ के। इसमें कुछ ऐसे मेजरमेंट यूनिट्स हैं जो स्मॉल में लिखे जाते हैं और तो कुछ होते हैं कैपिटल में लिखे जाते हैं। और मान के चलिए आपको मैंने कुछ फंक्शन ऐसे दे दी यूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर तो आपने सीख लिया, और हो सकता है कि मैंने यहाँ पर आपको स्मॉल लेटर में वो चीज़ बताई हो, आपने लिख दिया हो कैपिटल में, तो आंसर प्रिंट नहीं करेगा। कन्वर्ट फंक्शन में जो मेजरमेंट यूनिट होती है ना, अगर मैंने आपको स्मॉल लेटर में बताया ना तो वो आपको स्मॉल में लिखना पड़ेगा, आप कैपिटल नहीं लिख सकते। और कैपिटल में बताया तो कैपिटल में ही।
ठीक है, वो धीरे धीरे से याद होंगी आपको कौन सी कैपिटल या स्मॉल। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेट। इसमें हमसे 3 चीज़ें पूछेगा। पहली क्या पूछेगा, नंबर सेल एड्रेस, कि आपकी नंबर वैल्यू क्या है 70, किस में लिखा हुआ है, ये 14 नहीं लिखा हुआ, I4 है, सेल का एड्रेस लिखा हुआ है I4। I4 में क्या हो, अब ये जो I4 वाली वैल्यू है किस टाइप की यूनिट अमाउंट है, किलोग्राम्स है ना। अब इसको हमें बताना तो पड़ेगा ना फंक्शन के अंदर कि ये जो अमाउंट है 70, कि 70 का मतलब डेज है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर या इंचेस है। अब ये क्या किलोग्राम है, तो किलोग्राम के लिए ना कन्वर्ट फंक्शन में केजी को स्मॉल लेटर में लिखना है। अगर आपने गलती से भी इसको कैपिटल में लिखा है तो आंसर नहीं आएगा। फॉर्मूला फंक्शन कुछ मर्जी कैपिटल स्मॉल में लिखो, पर मेजरमेंट यूनिट जो है कन्वर्ट फंक्शन का किलोग्राम वाला, वो तो लिखा जाएगा स्मॉल लेटर में, डबल कोट बंद। अब फ्रॉम यूनिट पहले हमें बताना पड़ेगा, फ्रॉम यूनिट कि किस में से किसके अंदर कन्वर्ट करना है। हम चाहते हैं किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट, तो कोमा लगा के 2 यूनिट का मतलब जिस वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना है। डबल कोट्स में खाली जी लिखना है, GM नहीं लिखना, ओनली जी लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू नंबर सेल एड्रेस, कोमा में फ्रॉम यूनिट एंड कोमा में 2 यूनिट। एंटर की प्रेस कर देंगे। एंटर करते ही अब यहाँ पर आंसर प्रिंट हो गया। GM लिखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। इसका जो फॉर्मेट है ना एक्सेल के अंदर, फंक्शन के अंदर जो इसको डिज़ाइन कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, तो उसके अंदर शॉर्ट में जी में कर रखा है, GM नहीं ले रखा। और ऐसे ही अगर मान के चले कि भाई आपकी जो ये वैल्यू है कन्वर्जन वाली, देखो मैं कैपिटल में भी लिख के दिखा देता हूँ आपको, केजी कोमा में जी, आंसर नहीं आएगा। अंडू किया। और अगर ये आपका वेट किलोग्राम नहीं, मान के चलिए कि आपका ये वैल्यू सेल्सियस अमाउंट है और आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, असाइनमेंट में दे रखा है मैंने, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेल्सियस के लिए कैपिटल में C लिखना पड़ता है, डिग्री सेल्सियस के लिए कैपिटल में C होता है। कि अगर आपने किसी भी यूनिट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है, किस टाइप की यूनिट वैल्यू को, यहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वैल्यू को, तो दोनों के लिए ना कैपिटल में प्रिंट करना पड़ेगा, F ब्रैकेट क्लोज, फ़ारेनहाइट के लिए F, सेल्सियस के लिए है C। एंटर की प्रेस कर देंगे। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में मैं आपको शो भी करता हूँ, असाइनमेंट चेक कर लेना। ये देखिए असाइनमेंट नंबर 43 में दे रखा है, यहाँ पर कह रहा है कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट फंक्शन की हेल्प से कन्वर्ट करना है, तो आप लिख सकते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये सब कैपिटल ही आएंगे, ये दोनों वैल्यूज़ कैपिटल में है, किलोग्राम वाली और ग्राम वाली स्मॉल में थी। तो जो चीज़ दोनों में मैंने कैपिटल या स्मॉल बताई है वो वैसे ही रहेंगी, बाकी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मीटर सेंटीमीटर में करना हो सकते हैं उसके लिए भी। छोटे की अब बड़ी। स्मॉल में है या कैपिटल, अब इन चीज़ों को चेक करने के लिए ना आपको लेटेस्ट वर्जन की नीड पड़ेगी, एटलीस्ट मिनिमम वर्जन आपका 2013 होना चाहिए। उसका एक बेनिफिट बताता हूँ, चेक करा देता हूँ वो आपको। फॉर्मूला इसमें C की जगह F कर देंगे बस, हाँ जी, और कोड के बाद डबल कॉर्ड्स में F, इसमें F दोनों करने पड़ेंगे, दोनों कैपिटल में। एक बार दिखाइए सर, समझ नहीं आया। एक तो सेल्सियस का ना, तो सेल्सियस ही। यहाँ पर देखना इक्वल टू, मैंने 22 लिखा, नंबर सेल रेफरेंस, कोमा लगाते ही लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। अगर आपके सिस्टम में 2007 या 10 है ना, उसमें ये फीचर काम नहीं करता, उसके बाद वाले वर्जन में ये फीचर आता है आपके सामने। अब जो भी टाइप की कैलकुलेशन है, देखो मीटर के लिए शॉर्ट में M है, तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, काफ़ी बड़ी लिस्ट है इसके अंदर, डेज भी हैं, HR आवर्स के लिए, मिनट्स के लिए M एंड सेकेंड ये चीज़ है।
तो मैंने डबल कोट्स में लिखा सी, कोमा लगा के। आगे यहाँ पर डिग्री सेल्सियस सी है और किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फ़ारेनहाइट में। ये चीज़ कर देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, पुराने वर्जन्स में ये फीचर काम नहीं करता था। एंटर। फंक्शन हो गया आपका काउंट का, काउंट इफ भी हो गया, काउंट ए और काउंट ब्लैंक ये भी हो गए। और करना है ये काफ़ी है, बहुत है। तो एक बार repeat करो। कौन सा ऑप्शन, लास्ट वन? Count it A और 10। ठीक है।